एक बार फिर से आप सभी के सामने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हूं। आप चैनल को इसी तरीके से अपना प्यार देते रहें और वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और ऑल के बेल आइकॉन को प्रेस करना न भूलें। और हाँ, आप कमेंट द्वारा बताते रहें कि वीडियो आपको कैसे लग रही है। तो चलिए पिछले वीडियो का सेकंड पार्ट हम शुरू करते हैं, जो उत्पादन साधनों के परिवर्तनशील अनुपातों के प्रतिफल का नियम था, जो अलग काल से जुड़ा हुआ था और हमारी चर्चाएं चल रही थी। आज जो हम पिछले में हमने स्क्रीन रिकॉर्डर का वीडियो उसमें आपने देखा, जिसमें विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने अपनी अलग अलग परिभाषा और अपनी अलग अलग शब्दावलियों का प्रयोग करते हुए सिद्धांत के बारे में बताया था। तो आपने उसको अच्छी तरीके से देखा होगा, और अगर नहीं देखा है तो जाके देख लें, क्योंकि वो वीडियो समझ आने के बाद में ही आप जो ये वीडियो बहुत बढ़िया ढंग से कर पाएंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। घटते प्रतिफल के सीमांत उत्पादन फलन या उत्पादन साधनों के परिवर्तनशील अनुपातों के प्रतिफल के नियम। एक साधन को स्थिर रखकर दूसरे अन्य साधनों में परिवर्तन करना साधनों के अनुपात में परिवर्तनशीलता को बताता है। तो एक साधन को स्थिर रखकर दूसरे अन्य साधनों में परिवर्तन करने से साधनों के अनुपात साधनों के अनुपात में परिवर्तन को बताता है। इसीलिए इस सिद्धांत को जो है वो उत्पादन साधनों के परिवर्तनशील अनुपातों के प्रतिफल का नियम कहा गया। हम क्या है, यहां हमारे उत्पादन के जो साधन थे उनमें से कुछ साधनों को स्थिर रखकर और बाकियों में बदलाव कर देते हैं, और ये बदलाव करने के कारण ही इसे उत्पादन के साधन थे भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन, साथ के परिवर्तनशील अनुपातों के प्रतिफल का नियम कहा गया। अब इसको जो हम एक सारणी के माध्यम से समझेंगे, तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसको इरेज करके मैं जो सारणी बनाने वाला यहां मान लीजिए हम उत्पादन के साधन लेते हैं भूमि, फिर श्रम, भूमि और श्रम दो को मिलाकर हम कुल उत्पादन को प्राप्त करते हैं। अब भूमि है तो भूमि में निश्चित रूप से परिवर्तन नहीं हो पाएगा, तो भूमि जो है वो 5 ही रहने वाली हर बार। और श्रम की इकाइयों में मैं जो परिवर्तन कर सकता हूं, प्रारंभ में श्रम इकाई 0 थी, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। उत्पादन की बात की जाए तो 0, 2, 8, 12, 18, 20, 20 और 14। देखिए भूमि
यह नहीं है कि आप जो है वो, अगर आपकी फैक्ट्री 165 बाई 165 फुट के एरिया में लगी हुई है तो आप अगले महीने उसको 130 बाई 130 कर दे और बढ़ा दे 130, या उसको 300 बाई 300 में कर दे, ऐसा नहीं होगा। भूमि जो आप स्थिर रहेगी। हाँ, हम जो है उत्पादन बढ़ाने के लिए लगातार श्रमिकों की संख्या में बढ़ोतरी करते आए हैं। 0 1 2 3 4 5 लगातार हम बढ़ा रहे हैं और कुल उत्पादन में देखिए 0 2 8 12 लगातार बढ़ रहा है, 18 फिर 20 फिर 20 फिर 14। आगे जब हम परिवर्तनशील अनुपातों का सिद्धांत करेंगे तो उसमें इस बात को ध्यान करेंगे कि ये जो है वो क्यों होता है, क्योंकि एक अधिकतम सिरे पर जाने के बाद में उत्पादन में जो है वो गिरावट प्रारंभ हो जाती है, तो यहाँ गिरावट उसी कारण हो रही है। अब ये अगर मैं इन दोनों का अनुपात लूं तो इनका अनुपात क्या बनेगा, भूमि और श्रम का, भूमि और श्रम का अनुपात अगर मैं लेता हूं तो क्या बनता है, 5:0, 5:1, 5:2, 5:3, 5:4, 5:5, 5:6 और 5:7। कुछ इस तरह का जो है दोनों का अनुपात बनता है। अब यदि मैं श्रम की इकाइयों कुल उत्पादन के साथ या भूमि को ही कुल उत्पादन के साथ लेता हूं तो भूमि और टोटल प्रोडक्शन कुल उत्पादन, तो वो क्या बनता है, 5:0, 5:2, 5:8, 5:12, 5:18, 5:20, 5:20 और 5:14। ये अनुपात जो है यहाँ बन रहा है कुल उत्पादन के साथ भूमि के उत्पादन को लेने से। तो ये बताता है हमें कि किस तरह से जो उत्पादन फलन में जो है वो उनका संबंध को व्यक्त किया जाता है उसके उत्पादन के साधनों के साथ। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, फिर जो हम इसके निष्कर्ष करेंगे कि अंत में हम जो किस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं सिद्धांत के आधार पर। अब हम बात करते हैं सिद्धांत के निष्कर्षों की। इसमें 4 निष्कर्ष जो है वो है। पहला है कि प्रारंभ में घटता हुआ सीमांत उत्पादन का नियम, प्रारंभ में जो है वो इसे सीमांत उत्पादन का घटता हुआ सीमांत उत्पादन का नियम वर्तमान में परिवर्तनशील अनुपातों के प्रतिफल के नियम के नाम से जाना जाता है। पहले ये धारणा थी कि उत्पादन के साधन जो है वो लगातार घटते रहते हैं, उत्पादन बढ़ता रहता है, लेकिन बाद में जो उसमें परिवर्तन आ गए, क्यों आए वो पिछले वीडियो में हमने देख लिया, और उसके कारण जो इसे परिवर्तनशील अनुपातों के प्रतिफल का नियम कहा गया, क्योंकि जब उत्पादन के साधनों में परिवर्तन होता है तभी जो लगातार उत्पादन में कमी या बढ़ोतरी होती है, अन्यथा नहीं। फिर यह सिद्धांत अल्पकाल में ही लागू होता है, क्योंकि दीर्घकाल में, जी हाँ बिल्कुल सही समझे आप, दीर्घकाल का सिद्धांत हम पहले पढ़ चुके हैं, तो यह अल्पकाल में ही लागू होता है। फिर केवल श्रम के साधन में ही परिवर्तन, भूमि श्रम, अभी मैंने पीछे सारणी में देखा तो वहां क्या था, भूमि स्थिर थी, आप श्रम में ही परिवर्तन कर सकते हैं, आप पूंजी में परिवर्तन नहीं कर सकते, पूंजी प्राप्त करने में आपको जो है वो समय लगेगा, लेकिन श्रमिकों की संख्या में आप कमी या बढ़ोतरी कर सकते हैं। तो परिवर्तन का है, मैंने ये नहीं कहा कि बढ़ा सकते हैं, आप घटा भी सकते हैं। इससे उत्पादन के साधनों में संयोजन अनुपात में बदलाव करना संभव है। इससे उत्पादन का साधन भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन और सहार में संयोजन अनुपात में बदलाव करना संभव। आप श्रम की मात्रा में कमी कर रहे हैं, भूमि आपकी स्थिर है, जब आपने श्रम की मात्रा में कमी कर दी तो हो सकता है आपकी लेबर जो है वो आपने कम की, तो उससे मजदूरी आपको जो कम देनी पड़ रही है, उससे आपने जो है एक्सपेंडिचर यानी खर्चे आपने कम कर लिए हैं। तो अब ये जो आप इन निष्कर्षों का एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो आप इसी तरीके से हमारे साथ बने रहें और अपना प्रेम बनाए रखें। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।